हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन क्लास में जो कि है ट्रपेजियम और आइसोसेलेस ट्रपेजियम के बारे में। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपके ट्रपेजियम का बेसिक बताया। अब ये जो क्लास होने वाली है वो आपकी होने वाली है आइसोसेलेस ट्रपेजियम पे। पहले जो ट्रपेजियम की कुछ दो कंडीशन बची हैं वो बता देता हूँ, फिर इसके बाद हम बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रपेजियम पे। और ये कंप्लीट आपकी बेसिक क्लास होगी, कॉन्सेप्ट क्लास है। मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैथमेटिक्स में, 2 बार एसएसबी रिकमेंडेड हूँ और एसएससी मेंस 2013 और 14 में 182 और 190 मार्क्स स्कोर कर चुका हूँ मैथ्स के पेपर में। 7 साल से ज़्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और मैं सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएससी और रेलवे के बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ। अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने पर मिलती है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट और क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब आप एक ही वीडियो को कितने बार भी देख सकते हो, इसका मतलब ये होता है अनलिमिटेड एक्सेस। 1 महीने का सीडीएस का सब्सक्रिप्शन फी आपके लिए है 1600 रुपए, 3 महीने का 4000 रुपये हो जाता है, 6 महीने का 7200 रुपये हो जाता है, 12 महीने का 8800 का हो जाता है। मतलब आप जैसे जैसे देख रहे हो कि टाइम बढ़ रहा है, सब्सक्रिप्शन फी आपके लिए कम हो जा रही है। लेकिन इसमें भी आप और कम कर सकते हो अगर आप ये कोड लगा देते हो दीप लाइव। अगर आप दीप लाइव कोड लगा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10% ऑफ मिल जाएगा और आप बढ़िया तरीके से पढ़ पाओगे। जैसे एक स्टूडेंट ने सीडीएस का 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज किया, 8800 रुपये का था, लेकिन उसने अगर आप दीप लाइव कोड लगा दिया तो उसको वही कोर्स पड़ेगा 7920 रुपये का। मतलब 7920 रुपये में वो मैथ्स ही पढ़ेगा, इंग्लिश ही पढ़ेगा और जीएस ही पढ़ेगा, साथ में एसएसबी की भी जितनी फैकल्टी होंगी सभी के आप सारे कोर्सेज देख पाओगे। कौन कौन से, सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ वाले। अगर आप एसएससी या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सेम कंडीशन आपको भी मिलती है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर, वही लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विजेस, है ना, सारी चीजें। एसएससी का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान आपका 1200 रुपए का है, 3 महीने का 3000 है, 6 महीने का 4800 और 12 महीने का 6000 रुपए। लेकिन यहां पर आप दीप लाइव कोड लगा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10% ऑफ मिल जाएगा। 10% ऑफ लेने के लिए आप क्या लगा देना, दीप लाइव कोड। देखो, एक स्टूडेंट ने अगर 1 साल का कोर्स परचेज किया, 12 महीने का 6000 रुपए का था और उसने उसमें दीप लाइव कोड अगर अप्लाई कर दिया तो वही कितना के पड़ेगा उसको, 5400 का। 5400 में क्या करेगा वो स्टूडेंट, मैथ भी पढ़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ेगा, जीएस भी पढ़ेगा और साथ में रीजनिंग भी पढ़ेगा। और ये 1 साल तक पढ़ सकता है, मतलब प्री की तैयारी भी कर पाएगा, मेंस की तैयारी भी कर पाएगा, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो आप सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पे। एक बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप एसएससी या बैंक का सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हो तो अभी ले लो, क्योंकि इसका जल्दी प्राइस हाइक होने वाला है। जो अभी मैंने आपको प्राइस बताया है उनसे प्राइस बढ़ने वाला है एसएससी और बैंक की सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। या एसएससी बैंक के साथ आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, देखो आपको अनअकैडमी पर क्या मिलता है, आपका किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है अनअकैडमी, ठीक है। क्योंकि ये आपको देता है क्विजेस, मॉक टेस्ट, कोर्सेज, बैचेस, ऑल विद टॉप एजुकेटर्स, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं, देखो ट्रपेजियम की कुछ बातें रह गई थी, 2 बातें रह गई थी। देखो पहली क्या, और ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, और फिर हम आ जाएंगे आइसोसेलेस ट्रपेजियम पे। अगर एक ट्रपेजियम है, इसका मैंने नाम दे दिया ए, बी, सी और डी, और उसमें ये क्या है, पैरेलल है। और मैंने यहां पर 2 पॉइंट इस तरीके से बनाए, ये अपने पास ई हो गया और ये अपने पास एफ हो गया। ये इस तरीके से है कि ये इसको एम अनुपात एन में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये एम हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, ये एम हो जाएगा और ये भी एन हो जाएगा। मतलब ए ई रेशियो ई डी अपने पास कितना आ जाएगा, ए ई रेशियो ई डी अपने पास एम रेशियो एन है। या फिर मैं आपसे पूछूं कि बी एफ रेशियो एफ सी भी अपने पास कितना है, एम रेशियो एन है। तो सबसे पहली बात कि अगर ये 2 पैरेलल लाइन है, ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी पैरेलल लाइन हो जाएगी। तो फिर हमें ई एफ की लेंथ निकालनी होती है कि ई एफ की लेंथ अपने पास क्या आएगी। या तो ये मिड पॉइंट हो जाएंगे तो दोनों काम एक ही चीज हो जाएंगे, चाहे मिड पॉइंट हो या किसी दूसरे रेशियो में बांटे। मिड पॉइंट होगा तो क्या हो जाएगा, एम और एन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे फाइंड करते हैं, इसकी 2 कंडीशन है, एक कंडीशन मैं सॉल्व कर रहा हूं, एक आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि एक डायगोनल मिला देता हूं, ए को हमने सी से मिला दिया। अब आप जानते हो कि अगर 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो आप देख सकते हो कि यहां पर ये, इसको हम कुछ बोल देते हैं, ई एफ जी बोल देते हैं अपन, ठीक है। ई जी
डी सी के पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई ए डी। तो अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर ये अल्फा है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये बचा हुआ एंगल तो बराबर ही हो जाएगा दोनों ट्राइंगल में। तो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ई जी, ये सिमिलर हो गया कौन सा ट्राइंगल के, ए डी सी के। अब अगर ये सिमिलर हो गया तो फिर इनकी साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो अपन क्या ले सकते हैं, जो रेशियो ए ई जी का होगा साइड्स का, वही रेशियो क्या होगा, ए डी और सी का होगा। तो अपन लिख सकते हैं कि ए ई बटे में ए डी इज इक्वल टू ई जी बटे में कितना आएगा, डी सी इज इक्वल टू कितना आ रहेगा मेरे पास, ए जी बटे में ए सी, ये आ जाएगा रेशियो। अब ए ई अपने पास कितना है, ए ई अपने पास एम है और ए डी अपने पास कितना है, एम प्लस एन हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये एम है ये एन है तो ये एम प्लस एन हो गया। इज इक्वल टू हमें ई जी की जरूरत है, इसको छोड़ देते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा दो आप। ई से लेकर के जी तक बटे में डी से लेकर के सी तक। अगर मैं यहां से ई जी की वैल्यू निकालना चाहूं तो ई जी कितना आ जाएगा मेरे पास, एम इंटू सी डी बटे में एम प्लस एन आ जाएगा। ई जी कितना आ जाएगा, एम इंटू सी डी बटे में एम प्लस एन आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात देखो, अगर आप यहां से देखोगे तो ये ट्राइंगल भी तो सिमिलर है। देखो ये क्योंकि पैरेलल लाइन है तो ये तो पूरी पैरेलल होगी, ऐसा तो है नहीं कि ये पैरेलल हो और ये आधी पैरेलल ना हो, तो ये भी तो पैरेलल होगा। ये जो जी एफ है ये पैरेलल हो जाएगा ए बी के। तो ये जो ट्राइंगल है ये भी आपका कैसा हो जाएगा, सिमिलर, जो आपको उल्टा दिख रहा है ये भी आपका कैसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। अगर ये मान लो अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा हो गया। अगर ये एंगल अपने पास बीटा होगा तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा अपने पास, बीटा। और ये तो दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, इसलिए बराबर ही रहेगा। तो आप लिख सकते हो कि ट्राइंगल सी एम जी इज सिमिलर ट्राइंगल सी बी ए। जो ट्राइंगल सी एम जी है, ठीक है, सी एम जी, सी एफ जी होगा, एम नहीं, एम तो रेशियो है, सी एम एफ। ठीक है, ये सिमिलर हो जाएगा सी एम, फिर एम लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया ना, सी एफ जी, सी एफ और जी, सी एफ और जी, ये वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर हो गया, सी बी ए। क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी से, ट्रिपल ए प्रॉपर्टी से, तीनों एंगल बराबर हैं। तो आप लिख सकते हो कि इनकी साइड का रेशियो क्या आएगा, सी एफ, अभी सिखाया था दो दो को अगर लिख देंगे तो साइड का रेशियो आ जाएगा सी एफ बटे में सी बी इज इक्वल टू कितना आ रहेगा अपने पास, एफ जी बटे में बी ए इज इक्वल टू कितना आ रहेगा अपने पास, सी जी बटे में ए सी। तो सी एफ अपने पास कितना है, सी एफ अपने पास एन है और सी बी मतलब सी बी कितना आ जाएगा, एम प्लस एन आ जाएगा इज इक्वल टू, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो जी एफ से, एफ जी से मतलब है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ जी एफ बटे में ए बी लिख सकता हूँ ना इसको, बी ए बी ए की बात है। तो यहाँ से अगर मैं जी एफ निकालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, एन इंटू ए बी बटे में एम प्लस एन। अब अगर आप ध्यान से देखो, हमें ई एफ की लेंथ निकालनी थी, जो ई एफ है, तो क्या मैं ई एफ को ई जी प्लस जी एफ लिख सकता हूं। तो ई जी अपने पास कितना है, ये अपने पास एम इंटू सी डी बटे में एम प्लस एन, और ये प्लस कितना हो जाएगा अपने पास, जी एफ एन इंटू ए बी और बटे में एम प्लस एन, ये हो जाएगा। अब अगर आप m प्लस एन एलसीएम ले लोगे तो m प्लस एन हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास m इंटू सी डी और प्लस n इंटू ए बी। तो हमने ई एफ निकालने का फॉर्मूला बना लिया कि अगर कभी किसी ट्रपेजियम में आपको दो पैरेलल लाइन के बीच इस तरीके से लाइन खींच दी जाती है जो इन नॉन पैरेलल लाइन को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करती है, तो उस ई एफ की वैल्यू क्या होगी, m इंटू सी डी प्लस एन इंटू ए बी बटे में m प्लस एन। मतलब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो और m प्लस एन जो भी रेशियो इनको जोड़ दो। अब अगर e और f मिड पॉइंट हो जाए तो अपने पास कंडीशन क्या बन जाएगी बताओ, इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया किसी भी ट्रपेजियम की, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनको अगर कोई लाइन डिवाइड कर रही है इस तरीके से तो आप ये चीज लिख सकते हो। ये मैं सब मिटा देता हूं अब, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है, ये हमने बना लिया। और आप इसको पीछे करके भी वीडियो को देख सकते हो, है ना, अगर आपको कोई भी यहां पर डाउट होता है तो। ठीक, ये भी मिटा देता हूं, ये भी मिटा देता हूं, ये भी मिटा देता हूं, ये भी मिटा देता हूं,
इसको मैं अब ढंग से आपको समझा देता हूँ। ये थीटा बीटा मिटा देता हूँ अब। तो जो हमें रिलेशन याद रखना है वो क्या याद रखना है, ये मिटा दो साहब, कोई ज़रूरत नहीं है हमें इनकी, ठीक है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमने एक लाइन खींची इस तरीके से, ये अपने पास क्या आ जाएगा, ई को अपन एफ से मिला देते हैं। तो ई एफ की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, ई एफ हमने सीख लिया, इस एम का मल्टीप्लाई इधर कर दो एम इंटू सी डी, प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो एन इंटू ए बी, और बटे में क्या आ जाएगा अपने पास, एम प्लस एन आ जाएगा। बात समझे। लेकिन अब अगर दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है कि इफ एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स, अगर एम और एन क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट होंगे मतलब एम बराबर एन आ जाएगा, है ना, एम बराबर एन आ जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो फिर, ई एफ, ई एफ हो जाएगा एम की जगह एम लिख दो एम इंटू सी डी, एन की जगह पर भी एम लिख दो एम इंटू ए बी, और एम और एन दोनों बराबर है तो आप एम प्लस एम लिख सकते हो या एन प्लस एन लिख सकते हो। तो पूरे में से एम कॉमन ले लो तो क्या बचेगा अपने पास, सी डी प्लस ए बी, और बटे में कितना आ रहा है अपने पास, 2m आ रहा है, m से m कट गया। तो तब ई एफ की वैल्यू क्या आएगी, तब आएगी ए बी प्लस सी डी का आधा। तो अगर ये मिड पॉइंट होते हैं तब आपको क्या करना है, ए बी प्लस सी डी का आधा कर देना है, ठीक है। तो ये अपना क्या आ जाएगा, ई एफ की लेंथ आ जाएगी, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए था ट्रेपेजियम के बारे में कि अगर नॉन पैरेलल साइड पर आपने इस तरीके से 2 पॉइंट खींच दिए, अगर वो इस साइड को किसी रेशियो में डिवाइड करते हैं तब लेंथ क्या होगी, अगर मिड पॉइंट है ई और एफ मिड पॉइंट है इनके, तब इनकी लेंथ क्या होगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरी कंडीशन क्या होती है इसमें, वो मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, उसका मैं तरीका बता दूंगा आपको, आपको उस पर दिमाग लगाना है, वो आपका ये समझ सकते हो कि होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और मैंने इसके दोनों डायगोनल खींच दिए इस बार, और इन दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट ये मैंने कह दिया ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, ई एंड एफ, और ये ट्रेपेजियम है तो ये क्या आ जाएंगी, पैरेलल, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, ई किसका है, बी डी का, एंड एफ किसका है, ए सी का, बी डी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो फिर आपको इस ई एफ की वैल्यू निकालनी है। ई एफ की वैल्यू क्या आएगी, तो आपको मैं थोड़ी सी हिंट बता देता हूं, मैं रिजल्ट लिखूंगा, आपको सॉल्व करना है। देखो अगर आप इसको आगे बढ़ा दोगे, इसको भी आप आगे बढ़ा दोगे, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सामने वाली लाइन का आधा और पैरेलल होती है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो आप इसकी वैल्यू अगर आपको पता है, मतलब ये पैरेलल होगी, इतना पता है मुझे, इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको कैसे निकालोगे, वैसे ही जैसे हमने वहां पर सिमिलर करके किया था। तो मैंने आपको हिंट दे दिया, इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे, यहाँ पर काटेगा, इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे, यहाँ काटेगा, फिर आप ट्राइंगल को सिमिलर करना। ई एफ की जो वैल्यू आएगी इस बार आएगी वो हाफ इंटू ए बी माइनस सी डी, ठीक है, या माइनस की जगह आप डिफरेंस निकालो, क्या पता ए बी बड़ा हो, क्या पता सी डी बड़ा हो। तो जो ई एफ की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हाफ इंटू ए बी माइनस सी डी। अब ये कैसे आएगी, इस पर आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, बात समझ गए। मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करना है, ये आपका होमवर्क है। तो ट्रेपेजियम में अगर हम देखें तो अगर मैं कंक्लूड करूं ट्रेपेजियम को, फिर इसके बाद हम आएंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम पे, तो हमने क्या क्या कंडीशन सीख ली। देखो ये अपने पास ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और अगर ये डायगोनल ही मिला दिए जाएं और यहां से एक लाइन भी खींच दी जाए ई एफ, और इनके मिड पॉइंट को भी मिला दिया जाए, मान लो ये पी है और ये क्यू है, ठीक है। तो अपने पास क्या क्या कंडीशन है एक ट्रेपेजियम में। सबसे पहले इसका जो पेरीमीटर था वो हमने सीखा था कि चारों साइड्स का सम ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। दूसरा, इसमें ये पैरेलल है, इसका हमने एरिया सीखा था, एरिया इज इक्वल टू होता था हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ए बी प्लस सी डी, और इंटू उनके बीच की डिस्टेंस एच, ठीक। तीसरा हमने क्या सीखा था, तीसरा हमने ये सीखा था कि अगर ये इनके डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओ, अगर ये इनके डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओ, तो हमने ये सीखा था कि ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी, ये सीखा था हमने।
नंबर 4 क्या सीखा था हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ डी इज इक्वल टू हमने सीखा था ए बी का स्क्वायर बटे में सी डी का स्क्वायर। नंबर 5 हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ बी। और ये क्यों था, क्योंकि ये हमें पता था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू अपने पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी, इसीलिए, है ना। फिर इसमें से हमने सीओडी का एरिया घटाया था, फिर बन गया था अपने पास। नंबर 7 क्या कंडीशन सीखी थी कि अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये अपने पास A4 है, तो हमने ये सीखा है कि A1 इंटू A3 इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास A2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि A2 बराबर क्या होता है, रूट के अंदर A1 इंटू A3 होता है। नंबर 8 कंडीशन हमने क्या सीखी, अगर E और F इसको किसी भी रेशो में बांटते हैं, चाहे इक्वल हो चाहे कोई भी, तो इक्वल होगा तो 1-1 हो जाएगा। तो ई एफ की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, यहां पर भी एम और एन हो गया, ये हो जाएगा एम इंटू सी डी, एम सी डी प्लस एन ए बी बटे में कितना अपने पास एम प्लस एन। इसके बाद अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई कि अगर ये पी और क्यू इनके डायगोनल के मिड पॉइंट है तो पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, ये मैंने आपको सिखाया हाफ इंटू ए बी डिफरेंस सी डी, ठीक है। डिफरेंस का साइन है ये, जो भी बड़ा होगा उसमें छोटा घटा देना। और नंबर 10 हमने इस ट्रपेजियम की साइड और डायगोनल के बीच रिलेशन सीखा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर नॉन पैरेलल साइड्स के स्क्वायर का सम, नॉन पैरेलल साइड्स के स्क्वायर का सम। अब ट्रपेजियम पढ़ा दिया, आप कंपेयर करा करा करके मैं आपको आइसोसेलेस ट्रपेजियम भी समझा दूंगा। ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू जो पैरेलल साइड्स हैं उनके प्रोडक्ट का 2 गुना ए बी इंटू सी डी, ठीक है। तो आपको ये 10 पॉइंट याद रखने हैं, किसके बारे में, ट्रपेजियम के बारे में, ठीक। अब आ जाओ आप आइसोसेलेस ट्रपेजियम के बारे में। आइसोसेलेस ट्रपेजियम, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं हम समद्विबाहु समलम, समद्विबाहु समलम, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा ट्रपेजियम जिसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं अगर वो इक्वल हो जाएं, ऐसा ट्रपेजियम जिसकी जो असमांतर भुजाएं हैं वो अगर बराबर हो जाएंगी तो ट्रपेजियम क्या कहलाने लगता है, आइसोसेलेस ट्रपेजियम कहलाने लगता है। मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ए डी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर, और ए बी किसके समांतर है, सी डी के समांतर है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये अपना कैसा हो जाएगा, ये अपना आइसोसेलेस ट्रपेजियम हो जाएगा। ऐसा ट्रपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स बराबर हो जाएं वो ट्रपेजियम आइसोसेलेस ट्रपेजियम हो जाता है। तो पहले तो आपको इतना समझना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहां पर क्या क्या कंडीशन बनेगी। तो कंडीशन नंबर 1, अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन इसकी चीजें आपको रटनी पड़ती हैं, रटाऊंगा नहीं मैं सिखाऊंगा। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहां पर भी, और ये हो गया मेरे पास ई और ये हो गया अपने पास एफ। अब आप जरा देखना, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है ट्राइंगल ए डी ई और एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है बी एफ सी। इन दोनों ट्राइंगल को आप देखना, इसमें ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर। क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रपेजियम है इसलिए बराबर है, ठीक है। इसके बाद ए ई किसके बराबर हो जाएगा, ए ई अपने पास बी एफ के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस है, बराबर होती है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ये हमेशा बराबर होती है। इसके बाद जो एंगल ए डी ई है वो है एंगल बी एफ सी के बराबर। ये कितना है मेरे पास, 90 डिग्री है। अगर ये देखोगे ये 90 है तो ये वाला भी कितना है मेरे पास, 90 है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो दो साइड और उनके बीच का एंगल, नहीं, दो साइड और एक एंगल 90, तो ये क्या बन गया अपने पास, आर एच एस बन गया। आर से राइट एंगल, एच से हाइपोटेनस और एस से साइड।
तो राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड आरएचएस से दो साइड बराबर, किसी दो ट्राइंगल की दो साइड बराबर हो और एक एंगल 90 हो, तो वो दोनों ट्राइंगल आरएचएस प्रॉपर्टी से क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जो एडीई है वो सिमिलर नहीं है, इस बार क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसा होता है, सिमिलर के नीचे दो बराबर लगा दो, तो सिमिलर तो है ही, कॉन्ग्रुएंट भी हो गया। एडीई किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, एडीई किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये हो गया ट्राइंगल बीसीएफ के। अब अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सारे एंगल, सारी साइड, सब कुछ बराबर हो जाता है। तो आप जानते हो कि एडी, अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप जानते हो कि एडी किसके बराबर है, बीसी के, ये तो हम पहले से जानते थे। दूसरा एई इज इक्वल टू बी एफ, ये भी हम जानते थे। एक चीज आपको नहीं पता चल गई कि जो डीई है वो किसके बराबर आएगा अपने पास, सी एफ के बराबर आ जाएगा। सी एफ के बराबर आ जाएगा, मतलब ये जो एफ सी है ये किसके बराबर हो जाएगा, डीई के बराबर हो जाएगा। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि अभी ट्रपेजियम जो था उसमें जब हम राइट एंगल जो रेक्टेंगल बना रहे थे तो उसमें ये दोनों लेंथ बराबर नहीं थी ट्रपेजियम में, लेकिन जैसे ही आइसोसेलेस ट्रपेजियम हुआ, अगर ये लेंथ एक्स होगी तो ये वाली लेंथ भी डी से लेकर के ई तक भी कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, क्योंकि आपने ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए, कौन कौन सा, ट्राइंगल ए डी ई, इसको आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है कौन सा, बी सी एफ के, ठीक है। तो इनके सारे एंगल बराबर हो जाएंगे। जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर हो जाएगा, एंगल डी किसके बराबर है, एंगल सी के बराबर हो जाएगा, और एंगल ई किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एफ के। तो ये तो हम जानते ही थे, ये 90 डिग्री है, ई और एफ दोनों 90 हैं। ये वाला एंगल ही बराबर हो जाएगा, अगर ये थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, और अगर ये वाला एंगल अल्फा होगा तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा अपने पास, अल्फा हो जाएगा। ये अपने पास याद रखना है। तो आइसोसेलेस ट्रपेजियम में आपको क्या मिला कि जो एडजेसेंट एंगल है वो दोनों आपको क्या मिल गए, बराबर मिल गए। देखो सबसे पहली कंडीशन आपने क्या बना ली, मैं आपको बताता हूं अगली स्लाइड पर जाकर के। देखो हमें क्या मिला, अगर ये आइसोसेलेस ट्रपेजियम है मतलब इसकी नॉन पैरेलल साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। ये अपने पास ए हो गया, ये अपने पास बी हो गया, ये अपने पास सी हो गया, और ये अपने पास डी हो गया। इसमें ये साइड कैसी है, पैरेलल है, और ये साइड नॉन पैरेलल है, ये क्या हो गई आपकी, बराबर हो गई। तो आपको क्या मिला था कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी क्या मिल गया, मुझे थीटा मिल गया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। पहली बात आपको ये पता चल गई। दूसरी, आप ये बात जानते हो कि अगर दो पैरेलल लाइन होती हैं और उन दोनों पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल का सम कितना आता है, 180। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 180 माइनस थीटा। और क्योंकि ये थीटा था तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला भी कितना हो गया, थीटा हो गया, और ये अपने पास कितना आ गया, 180 माइनस थीटा आ गया। तो आप देख रहे हो कि अगर दो पैरेलल लाइन को किसी ट्रांसवर्सल लाइन ने काटा तो सेम साइड बनने वाले एंगल का सम अपने पास कितना होता है, 180 होता है। सेम साइड बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है ना। अगर ये पैरेलल लाइन थी और ये पैरेलल लाइन है तो इन दोनों का सम 180 होगा। सेम कंडीशन यहां पर भी होगी, इनका सम भी कितना होगा अपने पास, 180 होगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये दो पैरेलल लाइन थी ए बी और डी सी, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ए डी ने काटा, तो अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना आ जाएगा मेरे पास, 180 माइनस थीटा आ जाएगा। उसी तरीके से ए बी और डी सी दो पैरेलल लाइन थी, इसको एक लाइन ने काटा, बी सी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये भी अपने पास कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा आ जाएगा। बात समझ गए। तो ये भी अपने पास कितना आ गया, 180 माइनस थीटा आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो आइसोसेलेस ट्रपेजियम होता है उसमें एंगल ए किसके बराबर होता है, एंगल बी के बराबर होता है, और एंगल सी किसके बराबर होता है, एंगल डी के बराबर होता है। दूसरा, पहली तो आपको ये कंडीशन मिली, दूसरी कंडीशन क्या मिल गई आपको कि जो एंगल ए और एंगल सी का सम है वो 180 होता है, और यहां से आपको यह भी बदल गया कि एंगल बी और एंगल डी का सम भी कितना होता है अपने पास, 180 होता है। अच्छा, ऐसा कोई और क्वाड्रिलेटरल याद आ रहा है जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता हो? तो आपको सर याद आ रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। तो अगर ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, चारों वर्टेक्स सर्कल की सरकमफ्रेंस पर हो तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कहलाता है। जैसे ये ए, ये बी
ये C और ये D, और इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि अगर इसका ये एंगल थीटा है तो इसका अपोजिट एंगल होगा 180 माइनस थीटा। अगर ये अल्फा है तो ये अपोजिट एंगल कितना होगा 180 माइनस अल्फा। और अगर कहीं हमें किसी क्वाड्रिलेटरल में इस तरीके की रिलेशन मिल जाती है कि अपोजिट एंगल का जो सम है वो 180 है, तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, साइक्लिक। इसका मतलब है कि जो आइसोसेलेस ट्रपेजियम होता है वो कैसा होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। साइक्लिक क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। ध्यान रखना आप इस बात को, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज होता है, मतलब हर आइसोसेलेस ट्रपेजियम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपका आइसोसेलेस ट्रपेजियम हो, ऐसा नहीं। जो आइसोसेलेस ट्रपेजियम है, हर आइसोसेलेस ट्रपेजियम आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, लेकिन हर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ट्रपेजियम आइसोसेलेस ट्रपेजियम हो ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ईच एवरी आइसोसेलेस ट्रपेजियम इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये बात सही है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं, ये हमेशा जरूरी नहीं होगा कि ईच साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज एन आइसोसेलेस ट्रपेजियम। ये सही नहीं है, ठीक है। ये सही है हमेशा, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होगा, ठीक है। कभी कभार होगा जब कंडीशन इस तरीके की मिलेगी। तो आपको सबसे पहली चीज क्या मिली कि जो एडजेसेंट एंगल है उनका वो इक्वल होते हैं, और जो अपोजिट एंगल है अपोजिट वर्टेक्स पे उनका सम कितना होता है, 180 होता है। पहली बात आपको ये पता चली। अब देखो दूसरी चीज या तीसरी चीज जो भी है, अगर मैं देखूं तो इस तरीके से अपने पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक ट्रपेजियम है, या आइसोसेलेस बोल दो उसको, A B C और D। आप जानते हो ये थीटा है, ये इसके बराबर है ना, और ये क्या है, पैरेलल है। अगर मैं यहां से इसका डायगोनल मिलाता हूं, और आप जानते हो ये भी थीटा हो जाएगा, और मैं ये वाला डायगोनल मिलाऊं, ठीक है, ये वाला डायगोनल मिलाऊं, और ये एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अब आप देखोगे O पर इंटरसेक्ट बाद में कराएंगे, अभी पहले आप देख लो इसको कि एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है ADC, और एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है BDC। ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यों, क्योंकि AD किसके बराबर है, BC के बराबर है। CD किसके बराबर है, CD के बराबर है, दोनों में CD है, बेस तो बराबर ही है। ये हमने पिछले ट्रपेजियम में भी सॉल्व किया था, एरिया बराबर होता है इनका। और एंगल ADC ये थीटा है अगर, तो एंगल BCD ये वाला दोनों एंगल क्या है अपने पास, थीटा है, ये अपने पास थीटा है, तो इक्वल हो गए। तो दो साइड और उनके बीच का एंगल देखो, AD और CD, BC और CD, दो साइड और उनके बीच का एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी हमने, साइड एंगल साइड। साइड को बराबर बता दिया और उनके बीच के एंगल को बराबर बता दिया। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। मतलब ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन से वाले ट्राइंगल के, BCD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपको क्या मिला, देखो AD बराबर BC, ये हमें पता था AD बराबर BC है, CD बराबर CD हमें ये भी पता था, हमें ये पता चल गया कि AC बराबर क्या आ गया अपने पास, BD आ गया। और AC अगर आप देखोगे तो इस आइसोसेलेस ट्रपेजियम के डायगोनल है, तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। जो आइसोसेलेस ट्रपेजियम होता है उसके डायगोनल्स आर इक्वल, जो डायगोनल होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये बात आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट आ जाओ, अपन फिर से एक आइसोसेलेस ट्रपेजियम बना लेते हैं। यही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है बस, इसके बाद तो बाकी वही ट्रपेजियम वाली कंडीशन है। A B C और D ये अपने पास क्या होगा, आइसोसेलेस है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे अपने पास, पैरेलल। इसको हमने मिला दिया इससे, B को हमने D से मिला दिया, और इसको मिला दिया हमने इससे, ठीक है। और ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है O,
अब आप देखो जरा कौन सा ट्राइंगल, देखो आप ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। जब ट्रपेजियम था तो हम सिमिलरिटी लगा रहे थे, जब आइसोसेलेस हो गया तो हम कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, कॉन्ग्रुएंसी पर डायरेक्ट सवाल नहीं आता लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो आपको पता है कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है। क्यों? क्योंकि अभी देखो पीछे हमने प्रूव किया था कि ADC ट्राइंगल BD और C दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ये थीटा तो ये थीटा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों? क्योंकि साइड BC किसके बराबर है अपने पास, AD के बराबर है। तो इसमें BC किसके बराबर हो गया, AD के बराबर हो गया। एंगल आप देखोगे तो CBO बराबर है एंगल DAO के, और एंगल जो देखोगे आप AOD वो बराबर हो जाएगा एंगल BOC के। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, इसमें लगा दी हमने डबल AS से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए आपके, कॉन्ग्रुएंट हो गए। डबल AS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल AOD ये कॉन्ग्रुएंट हो गया कौन से वाले ट्राइंगल के, BOC के, BOC के ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप क्या कह सकते हो कि AO किसके बराबर हो जाएगा, OB के बराबर हो जाएगा। AO किसके बराबर हो जाएगा, OB के बराबर हो जाएगा। OD किसके बराबर हो जाएगा, OC के बराबर हो जाएगा। और AD अपने पास किसके बराबर है, BC। तो AD और BC बराबर है ये तो हम जानते ही थे, AD और BC बराबर है ये तो हम जानते ही थे, क्योंकि हमें ये तो पहले ही पता था कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, आइसोसेलेस क्वाड्रिलेटरल है, आइसोसेलेस ट्रपेजियम है। इसमें आपको एक नई चीज पता चली कि AO बराबर OB है और OD बराबर अपने पास OC है। तो आपको ये यहां पर ध्यान रखना है कि AO जितना होगा उतना ही OB होगा, और जितना अपने पास OD होगा उतना ही अपने पास OC भी होगा। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है। जबकि ये ट्रपेजियम में ऐसा नहीं था, वहां पर क्या था कि AO और OC का जो रेशियो है वही रेशियो OB और OD का होता था। यहाँ पर इनकी लेंथ आपको क्या मिल गई, बराबर मिल गई। ये AO किसके बराबर आ गया, OB के, और ये अपने पास OC किसके बराबर आ गया, OD के। ठीक है, बात समझ रहे हो, वेरी गुड। बाकी सेम कंडीशन है कि ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे। अगर सिमिलर होंगे तो इनका एरिया आप निकाल सकते हो। अगर ये x है ये y है तो ये x स्क्वायर और ये y स्क्वायर आ जाएगा। इनका एरिया अगर A2 है तो इसका एरिया भी A2 आएगा। बाकी सारी चीजें तो आएंगी, साथ में ये क्या आ रही है, एक्स्ट्रा आ रही है। ठीक है, इसके बाद डायगोनल और साइड में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, उसको भी अपन देख लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रपेजियम में वो क्या हो जाएगा, देखो जरा एक बार। ये अपने पास A है, ये अपने पास B है, ये अपने पास C है, ये अपने पास D है। ठीक है, यहां से हमने एक डायगोनल खींच दिया BD, और यहां से हमने एक डायगोनल खींच दिया CD, और ये डायगोनल है। तो हमें पता है कि अगर ये ट्रपेजियम है तो ट्रपेजियम में क्या कंडीशन होती है, उसके बाद आइसोसेलेस ट्रपेजियम में क्या कंडीशन हो जाएगी। तो ट्रपेजियम में ये कंडीशन होती थी कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस टू टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड्स, तो AB इंटू CD। लेकिन आप जानते हो यहाँ पर AD और BC बराबर है और दोनों डायगोनली बराबर है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स AC स्क्वायर या BD स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स AD स्क्वायर, या फिर आप BC स्क्वायर भी लिख सकते हो, प्लस 2 इंटू AB इंटू CD। 2 से 2 सब में कट जाएगा, तो AC स्क्वायर बराबर होता है अपने पास AD स्क्वायर प्लस AB इंटू CD। तो यहां पर जो डायगोनल का स्क्वायर होता है वो एक नॉन पैरेलल साइड्स और दोनों पैरेलल साइड के प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर ये आपका कंडीशन बन गया। बाकी अगर मैं इस तरीके से कंडीशन बनाऊंगा तो सारी कंडीशन वही रहेंगी सेम। ये A, ये B, ये C और ये D। अगर मैं यहां से एक पॉइंट बनाऊं E और ये F, तो सेम कंडीशन रहेगी कि अगर ये M और N में बांटेगा तो इनका हमने जो लेंथ निकालना सीखा था EF क्या आएगा अपने पास, वही आएगा MCD प्लस NAB बटे में M प्लस N। बाकी सारे प्रॉपर्टीज यही है, जो आपको अलग से मिल रही थी वो मैंने आपको सारी बता दी। ठीक है, अगर आप इनके मिड पॉइंट को मिलाओगे तो यहाँ पर भी अगर ये मान लो E है और ये F है तो सेम कंडीशन है कि EF कितना आएगा अपने पास, वो आएगा हाफ इंटू AB माइनस CD। ठीक है, क्योंकि पैरेलल साइड्स इक्वल हुई है, नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल अभी भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें क्या रखनी है याद, किसमें,
आइसोसेलेस ट्रपेजियम में। और बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये साइक्लिक होता है, साइक्लिक होता है, तो आप साइक्लिक की सारी कंडीशन इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो ये ट्रपेजियम और हमने आइसोसेलेस ट्रपेजियम के बारे में पढ़ा, इसको आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अगर आप CDS FCAT या CAPF किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो CDS का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 1600 रुपये, 3 महीने का 4000, 6 महीने का 7200 और 12 महीने का 8800 है। इसमें अगर आप दीप लाइव कोड लगा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10% ऑफ, मतलब ये पड़ेगा आपको 7920 रुपये का। SSC की किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो 1200, 3000, 4800, 6000, 7200, ये 12 महीने का अगर आप 1 साल का परचेज करते हो, दीप लाइव कोड लगा देते हो तो आपको कितने का पड़ेगा, 5400 का। ठीक है, SSC या बैंक की तैयारी कर रहे हो तो इसका सब्सक्रिप्शन फी इंक्रीज होने वाला है। अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लो, ताकि आपको बढ़ी हुई फीस पर सब्सक्रिप्शन ना लेना पड़े। और कोड उसमें क्या लगा देना, दीप लाइव लगा देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।